हाँ बच्चों, अब मैं घनत्व के ऊपर जा रहा हूं कि किस तरीके से आप इक्वेशन उसकी क्या बनती है, घनत्व की क्या इक्वेशन बनेगी। सबसे पहली बात तो हमारे पास है आदर्श गैस का समीकरण पीवी इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी, और मैं ये भी कह सकता हूं कि पी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा कैपिटल एम दिया हुआ भार बटा अणुभार, और आप ये भी कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू W बटा V इंटू आर टी अपॉन कैपिटल M। राइट, अब घनत्व आप सब अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है भार बटा आयतन। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहां पर ये जो है ये मेरा डेंसिटी रिप्रेजेंट करेगा। राइट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, भार बटा आयतन। इट मींस मैं बोलूंगा P इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन कैपिटल M, और मैं बोलूंगा घनत्व बराबर P इंटू M बटा आर टी। ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र आपको प्राप्त हो चुका है। डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। और गौर से चेक करिएगा कि किसी एक निश्चित ताप पर अगर हम बात करें तो निश्चित ताप पर अगर आप बात करोगे या स्थिर ताप पर अगर आप बात करेंगे तो यह समीकरण, ये जो फार्मूला है, ये जो सूत्र है, ये हमारे को बताता है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। समानुपाती जो घनत्व है, वो घनत्व जो है वो दाब के समानुपाती होगा। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी प्रेशर। क्यों? क्योंकि एम, सारे बच्चे नोट कर लीजिएगा, डेंसिटी घनत्व बताता है, डी घनत्व है, पी दाब है, कैपिटल एम अणु भार है। कैपिटल एम, सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा, कैपिटल एम अणु भार बता रहा है। राइट, अपॉन आर इंटू टी। आर तो हमारा गैस स्थिरांक है और टी हमारा टेम्परेचर है। टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेना है। राइट, टेम्परेचर जो है वो हमारे को केल्विन में लेना है। राइट, अब मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो डेंसिटी है उसकी इकाई क्या होगी। डेंसिटी की इकाई क्या होगी? राइट, जरा चेक करिएगा, हमारे पास रिलेशन है डेंसिटी इज इक्वल टू पी इंटू एम अपॉन आर इंटू टी। प्रेशर, मान लो प्रेशर मैंने एटीएम में लिया, एटमॉस्फेयर गुणित मोलर मास। मोलर मास की इकाई यहां बैठा हुआ हर बच्चा आप जान चुका है कि वो ग्राम प्रति मोल होती है। यहां पर मैंने लिख दिया इट इज ग्राम प्रति मोल अपॉन आर। आर की यूनिट जब मैं प्रेशर एटीएम में ले रहा हूं, राइट, तो जो आर है वो भी मैं एटीएम में लूंगा। इट मींस ये हो जाएगा एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। चेक करिएगा, आर की जो इकाई है वो है एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल इनटू तापमान। आप अच्छी तरीके से जानते हैं तापमान केल्विन में होगा। तो चेक करिएगा, एटीएम से एटीएम कैंसल आउट हो जाएगा, परमोल से परमोल कैंसल आउट हो जाएगा। राइट, ये K -1 है, ये K कैंसल आउट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे को प्राप्त हो चुका है ग्राम पर लीटर। ये डेंसिटी की इकाई होती है। तो अगर हम किसी गैस की बात करें, अगर हम गैस को लेकर बात करेंगे तो किसी गैस की जो इकाई होती है वो ग्राम पर लीटर में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये इसको ध्यान में रखिएगा। नॉर्मली जो ठोस होते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं, उन ठोस पदार्थ की हम लोग ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में बात करते हैं। ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में आप बात करते हो, या अगर कोई द्रव है हमारे पास तो द्रव में भी आप ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर आप बात करते हैं। बट अगर मान लीजिए कोई गैसीय है, गैस है, तो गैस का अब आपको पता चल चुका है इट इज इन ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर के अंदर आप बात करेंगे। राइट, ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है।
राइट ये किसके समानुपाती है? किसी निश्चित ताप पर किसके समानुपाती है? ये ध्यान में रखिएगा कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। राइट अगर हम देखेंगे, राइट मतलब कोई गैस है तो जितना ज्यादा उसका दाब होगा, इसका क्या मतलब कि घनत्व जो है वह समानुपाती है दाब के। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी निश्चित ताप पर, राइट कोई गैस है और उसका दाब बहुत ज्यादा है, अगर उसका दाब बहुत ज्यादा है, तब आप ये कह सकते हो कि जो घनत्व है वो घनत्व भी काफी ज्यादा आपको मिलेगा। राइट तो और साथ ही साथ में मैंने उसकी क्या इकाई है वो भी बता दिया है। कल बच्चों, अभी इतना टाइम नहीं है, राइट कल हम जो है आंकिक प्रश्नों को, घनत्व के आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सारे बच्चे बढ़िया तरीके से उसको पढ़कर आइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Yesterday we were talking about the density of gas, how to predict the density, और इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला भी दिया था कि डेंसिटी इज इक्वल टू, जो घनत्व होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू P इंटू एम अपॉन आर इंटू टी। ये हमारी रिलेशन है, डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। अब इसी को कंटिन्यू करना है। आज हमारे को घनत्व को लेकर हम 3-4 न्यूमेरिकल्स लेंगे। राइट है, सबसे पहला क्वेश्चन नोट करिएगा, सबसे पहला प्रश्न नोट करिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, किसी गैस के, किसी अज्ञात गैस के घनत्व 2 का घनत्व 2.15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब 273 केल्विन, 273 केल्विन तथा 840 टोर, 840 टोर दाब, 840 टोर दाब पर है, तब गैस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तब गैस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। मतलब आपको 3 चीज दे रखी है, वो 3 चीजें क्या क्या दे रखी है आपको? घनत्व दे रखा है, घनत्व आपको दे रखा है 2.15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। प्रेशर, दाब आपको दे रखा है, दाब है 840 टोर, और तापमान आपको दे रखा है, टेम्परेचर इट इज 273 केल्विन। राइट अगेन इकाई का ध्यान रखना पड़ेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के अंदर वो है कि आप किस तरीके से इकाई का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको मोलर मास निकालना है, यहां पर मोलर द्रव्यमान आपको पता करना है। इसका मतलब मैं बोलूंगा, ये हमारा फार्मूला, ये सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम अपॉन आर टी, अर्थात मैं बोलूंगा मोलर मास इज इक्वल टू डी इंटू आर इंटू टी बटे में पी हो जाएगा। m इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन पी। घनत्व आपको दे रखा है, इट इज 2.15 गुणित r का मान लो मैंने लिया 0.0821। वो आपके हाथ में है, वो आपके हाथ में है कि आप r का मान क्या लेना चाहते हो। राइट तो यहां पर जो r का मान है वो मैंने 0.0821 लिया है। राइट वायुमंडल और लीटर की इकाई में, वायुमंडल लीटर की इकाई में मैंने लिया है, तो 0.0821। तापमान आपको दे रखा है 273 केल्विन, 273 केल्विन अपॉन जो दाब है
वो दाब आपको दे रखा है 840 एटॉर। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना पड़ेगा कि यहां पर 840 एटॉर है। अब ये 840 एटॉर है, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको एटीएम में कन्वर्ट करेंगे, वायुमंडल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर जो आर का मान आप ले रहे हो, ये आर का मान आपने वायुमंडल में लिया है, एटीएम में लिया है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक एटमॉस्फेयर 1 एटीएम बराबर 760 टोर होता है। राइट, इसका मतलब 840 टोर बराबर कितना एटीएम होगा? तो मैं बोलूंगा 840 बटा 760, ये हमारा एटीएम की इकाई में आ जाएगा। राइट, मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको लॉजिक बताया कि आप इसको एटीएम में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। एटीएम में बच्चों हम इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहां पर जो आर का मान है वो आपने एटीएम में लिया है। इट मींस ये हो जाएगा, ये 0 से 0 हटा दीजिए, इट मींस यहां पर ये आ जाएगा 84 और यहां ये 76 ऊपर चला जाएगा। 84/76 था तो 76 में ऊपर ले गया। राइट, तो ये आपका मोलर द्रव्यमान प्राप्त होगा ग्राम प्रति मोल की इकाई में, ग्राम प्रति मोल की इकाई में आपको यह प्राप्त होगा। और इसका जो मान मिलेगा हमारे को, दैट इज इक्वल टू 43.6 ग्राम पर मोल। 43.6 अगर आप इसको हल करेंगे तो सॉल्व करने के पश्चात आपको जो मोलर मास, मोलर द्रव्यमान प्राप्त होगा वो अप्रोक्सीमेटली 43.6 ग्राम पर मोल प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस का घनत्व 260 केल्विन तथा 1 एटीएम पर 1 एटीएम पर 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। ये 1 एटीएम लिखा हुआ है, इसको 1.5 कर लीजिएगा। 1.5 एटीएम पर किसी गैस का घनत्व 260 केल्विन तथा 1.5 एटीएम पर 1 ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब है। 1 ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब है। तब गैस का घनत्व मानक ताप व दाब की अवस्था, मानक ताप व दाब की अवस्था पर कितना होगा? कितना होगा ज्ञात कीजिए। राइट, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था घनत्व को लेकर। 260 केल्विन तथा 1.5 एटीएम पर 1 ग्राम किसी गैस की जो डेंसिटी है का घनत्व है वो 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। तो घनत्व का मान कितना होगा मानक ताप व दाब की अवस्था पर? मानक ताप व दाब की अवस्था पर जो गैस है, राइट, उस गैस की डेंसिटी कितनी होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास रिलेशन है, ये चेक करिए, ये बोर्ड पर अभी लिखी हुई है, डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, गौर से चेक करिएगा कि किसी एक गैस को लेकर बात करी जा रही है। तो किसी एक गैस को लेकर यहां पर बात करी जा रही है, किसी एक गैस को लेकर बात करी जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि उस गैस का जो मोलर मास है वो स्थिर होगा, मोलर मास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आर में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब मैं यहां पर बोलूंगा कि dt अपॉन, इसका एनालिसिस मैं यहां पर कर रहा हूं, इसका मतलब मैं बोलूंगा dt/P इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये मेरा कांस्टेंट रहेगा। राइट, चेक कर लीजिएगा। D रिप्रेजेंट्स डेंसिटी, T मतलब तापमान,
तथा P जो है वो दाब रहेगा। dt अपॉन P, क्योंकि मोलर मास स्थिर है, मोलर मास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कैपिटल R में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इट मींस dt अपॉन P इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि d1 T1 अपॉन P1 इज इक्वल टू d2 T2 अपॉन P2 हो जाएगा। d1 T1 अपॉन P1 इज इक्वल टू d2 T2 अपॉन P2। राइट, जो इनिशियल डेंसिटी का मान आपको दे रखा है d1, मतलब ये सारे के सारी जो कंडीशंस हैं, ये सारा जो है ये आरंभिक कंडीशन है और ये जो है फाइनल कंडीशंस आपको दे रखी है। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि मैं बोलूंगा इनिशियल डेंसिटी आपको दे रखी है 1 इंटू इनिशियल तापमान 260 केल्विन, ये 260 केल्विन अपॉन इनिशियल दाब आपको दे रखा है 1.5, ये आपने 1.5 लिया, इज इक्वल टू d2। गौर से चेक करिएगा, घनत्व के आगे यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब आप लोगों को जो घनत्व है वो घनत्व निकालना है। इसका मतलब मैं यहां पर d2 लिखूंगा, d2, और मानक ताप व दाब की अवस्था पर निकालना है। तो मानक ताप व दाब, तो मानक ताप होता है 273 केल्विन, ये 273 केल्विन बटे में जो प्रेशर है वो प्रेशर 1 atm रहेगा। राइट, अब इसको हल करना पड़ेगा। इट मींस मैं बोलूंगा d2 इज इक्वल टू 260 बटा 1.5 गुणित 273। राइट, ये 273 यहां पर आ जाएगा तो ये d2 आपको ज्ञात हो जाएगा। ये d2 जो आपको प्राप्त होगा वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब की इकाई में प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल डेंसिटी थी, जो इनिशियल घनत्व था गैस का, वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब की इकाई में था, इसीलिए ये भी आपको ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब की इकाई में प्राप्त होगा। तो ये आपको d2 मिल जाएगा। और निश्चित रूप से साफ साफ पता चल रहा है कि जो d2 का मान है वो d2 का मान इनिशियल जो डेंसिटी है, राइट, जो इनिशियल आरंभिक जो घनत्व है वो आरंभिक घनत्व के रेस्पेक्ट में कम मिलेगा। कम मिलेगा आपको। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि आपने तापमान जो है वो बढ़ा दिया है। तापमान के बढ़ाने से तापमान और दाब, आपने तापमान तो बढ़ा दिया है और दाब जो है आपने कम कर दिया है। राइट, मानक ताप व दाब पर बात कर रहा है ना, तो मानक ताप मतलब 273 केल्विन और जो मानक दाब है दैट इज 1 atm। तो मानक ताप व दाब को लेकर बात कर रहा है, तो मानक ताप इट मींस टेम्परेचर 273 केल्विन रहेगा। इसका मतलब जो आरंभिक तापमान है, तो तापमान आपने बढ़ा दिया, तो तापमान के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, और तापमान के बढ़ाने से जब आयतन बढ़ेगा, राइट, इसका मतलब जो घनत्व है, राइट, वो घनत्व कम होगा। राइट, अच्छा, दूसरी कंडीशन कि आपने दाब, इनिशियल जो दाब है वो 1.5 atm है। राइट, और जो P2 ले रहे हो आप, जो अंतिम दाब आप ले रहे हो, राइट, जो मानक दाब आप ले रहे हो, ये मानक दाब आपने 1 atm लिया है। तो 1 atm इसका मतलब दाब भी आपने कम कर दिया, प्रेशर कम कर दिया। तो प्रेशर कम करने की वजह से भी गैस फैल जाएगी। इसका मतलब जो डेंसिटी है वो डेंसिटी कम हो जाएगी। बराबर। अब इसकी जो भी कैलकुलेशन हो वो अब आप देखिएगा। राइट, यहां पर मान लीजिए अल्फा आ चुका है, अल्फा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। मतलब मैंने खास आपको ये लॉजिक बता दिया है। लॉजिक ये है कि जो घनत्व है वो इनिशियल घनत्व से निश्चित रूप से आपको कम प्राप्त होगा। जो इनिशियल डेंसिटी है, राइट, उससे कम ही मिलेगा, क्योंकि जो कंडीशंस अब आपने सेट करी है, जो कंडीशंस अब आपने, जो परिस्थितियां अब आपने अप्लाई करी है, वो परिस्थितियां ऐसी है कि जिससे आयतन बढ़ रहा है, और जब जब आयतन बढ़ेगा जो घनत्व है वो कम होता चला जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो D2 होगा वो निश्चित रूप से, जो D2 होगा वो निश्चित रूप से D1 के मुकाबले कम होना चाहिए। D2 मस्ट बी लेस देन D1। राइट, अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं। अगला प्रश्न ज्यादा बेहतर है हमारा। राइट, देखिएगा, नोट करिएगा। हीलियम व ऑक्सीजन
हीलियम व ऑक्सीजन के एक गैसीय मिश्रण का घनत्व के एक गैसीय मिश्रण का घनत्व 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 720 टॉर पर तथा 720 टॉर पर 0.518 ग्राम प्रति लीटर है। 0.518 ग्राम प्रति लीटर है। दिए हुए मिश्रण में हीलियम का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हीलियम का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। राइट, एक बार फिर से क्वेश्चन को बराबर से पढ़ें आप। एक बार क्वेश्चन को बराबर से पढ़ लीजिएगा। हीलियम व ऑक्सीजन के गैसीय मिश्रण का घनत्व 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 720 टॉर पर 0.518 ग्राम प्रति लीटर है। दिए हुए गैसीय मिश्रण में हीलियम का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास देखिएगा, अब हमारे पास एक गैसीय मिश्रण है। ये जो गैसीय मिश्रण है ये दो घटकों से मिलकर बन रहा है। वन इज हीलियम एंड अनदर वन इज ऑक्सीजन। राइट, ताप आपको दे रखा है 298 केल्विन क्वेश्चन में। दाब आपको दे रखा है 720 टॉर और घनत्व आपको दे रखा है 0.518 ग्राम प्रति लीटर। ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब बोल रहे हैं या ग्राम प्रति लीटर बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें जो गैसीय मिश्रण है आपका, उस गैसीय मिश्रण के अंदर आपको जो आपका गैसीय मिश्रण है, इस गैसीय मिश्रण के अंदर आपको भार प्रतिशत, मतलब हीलियम कितना भार, उसका भार प्रतिशत कितना है हीलियम का, यह आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे कि ये कंडीशंस आपको दे रखी है। राइट, यूनिट का खास ध्यान रखना होता है। ये आपको दाब टोर में दे रखा है। राइट, तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा एटीएम में। दैट इज 720/760 ये आपका एटीएम में हो चुका है। राइट, कैलकुलेशन अभी अपन नहीं देख रहे हैं। खास जो तथ्य है वो तथ्य को समझिए, जो खास उसका जो लॉजिक है वो लॉजिक को समझने की कोशिश करिएगा। अब हमारे पास रिलेशन है P इज इक्वल टू DRT अपॉन कैपिटल M। ये हमारी रिलेशन है। ये जो तीनों कंडीशंस आपको दे रखी है, ये तीनों के तीनों कंडीशंस मिश्रण की है। मिश्रण को लेकर वो बात कर रहा है, समझिएगा मेरी बात को। मिश्रण का ताप है, मिश्रण का दाब है, मिश्रण का घनत्व है, बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि मिश्रण का मैं मोलर मास ज्ञात कर सकता हूं। आई कैन प्रिडिक्ट द मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, जिसको हम लोग बोलते हैं, सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा, इसको कहते हैं एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर द्रव्यमान। इट मींस मैं बोलूंगा एवरेज मोलर मास, क्योंकि मिश्रण है तो मिश्रण है, मिक्सचर है तो मिक्सचर है। इसका मतलब यह हुआ कि भाई मेरा सीधी सी बात है कि एवरेज मोलर मास के टर्म में मैं बात करूंगा। राइट, हम एवरेज मोलर मास के टर्म में बात करेंगे तो ये एवरेज मोलर मास कभी भी मिश्रण होगा। बी इंटेलिजेंट, एक बार में बात को समझने की कोशिश करें आप।
जब भी मिश्रण होगा, कोई गैसीय मिश्रण होगा, तो उसका जो मोलर मास होगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, वो मोलर मास एवरेज होगा, वो एवरेज मोलर मास होता है। राइट, तो एवरेज मोलर मास, क्योंकि यहां पर सारी के सारी जो कंडीशंस हैं वो मिश्रण को लेकर दे रखी है, इट मींस मैं बोलूंगा एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू डी इंटू आर इंटू टी अपॉन पी। घनत्व आपको दे रखा है 0.518, यह घनत्व आपको दे रखा है, गुणित आर का मान 0.0821 गुणित, जब भी आप आर का मान 0.0821 लेते हैं, जब आर का मान आप 0.0821 लेंगे, राइट, उसकी इकाई होगी एटमॉस्फेयर लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल, यह ध्यान में रखिएगा। जब भी आर का मान, मैंने साइड में लिखा है, राइट, उसको कई बार हम बता चुके हैं, राइट, बट फिर भी समझ में नहीं आया किसी बच्चे को, तो आप यहां पर देख सकते हैं एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। तो यहां पर हमने ये लिया आर का मान, राइट। तापमान आपको कितना दे रखा है 298 केल्विन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 298 अपन ने लिया, अपॉन प्रेशर, ये प्रेशर आपका हो जाएगा 72 और अपॉन 76। जल्दी से बच्चों मुझे एवरेज मोलर मास बताइएगा, ये ग्राम प्रति मोल में प्राप्त होगा, ग्राम प्रति मोल में ये आपका एवरेज मोलर मास मिलेगा। जल्दी से कोई बच्चा मुझे बताए कि ये मोलर मास कितना मिलेगा, जल्दी से कोई बच्चा बताए मुझे। 13 और 30, बहुत ही बढ़िया, इट इज करेक्ट, राइट। अप्रोक्सीमेटली मतलब ये जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी, ये वैल्यू हमारे को मिलेगी, इट इज 13.377, 13.377 ग्राम प्रति मोल, ये हमारे को एवरेज मोलर मास मिश्रण का प्राप्त हुआ। मतलब ऐसा मिश्रण जिसके अंदर हीलियम व ऑक्सीजन मौजूद है, राइट। अब मैं आगे क्या करूंगा, ये एवरेज मोलर मास आपने निकाला, अब एक सूत्र मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखिएगा। सूत्र है एवरेज मोलर मास बराबर मिश्रण का भार, मिश्रण का द्रव्यमान बटे में कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, राइट। सारे बच्चे इस सूत्र को अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। कई जगह पर आप इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक साम्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मोल कॉन्सेप्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, गैसीय अवस्था में भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू मिश्रण का द्रव्यमान अपॉन कुल मोलों की संख्या, मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर जो गैसीय मिश्रण है, उस गैसीय मिश्रण के मोलों की संख्या आपको नहीं दे रखी है, चेक करिएगा। जो आपका गैसीय मिश्रण है, उस गैसीय मिश्रण के जो मोलों की संख्या है, दैट इज नॉट गिवन टू यू, राइट। कि हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है, उसके कितने मोल हैं, ये आपको नहीं दे रखा है। अब यहां पर आप कुछ भी एजम्पशन कर सकते हैं, 1 मोल लो, 10 मोल लो, 50 मोल लो, उससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द बेस्ट थिंग इज बेटर टू टेक 1 मोल ऑफ द मिक्सचर। कि मैंने एजम्पशन किया कि मान लो मेरे पास 1 मोल मिश्रण है, 1 मोल मिश्रण है, तो अगर 1 मोल मेरे पास मिश्रण है, तो ये जो 1 मोल है, इसमें 2 कंपोनेंट है, मिश्रण है तो मिश्रण में 2 कंपोनेंट है, बराबर है। एक हीलियम है, 1 इज हीलियम एंड द अनदर 1 इज ऑक्सीजन। अब मुझे नहीं पता कि वो 1 मोल जो अपन ने लिया है, उस 1 मोल के अंदर हीलियम कितना है, ऑक्सीजन कितना है। हीलियम के मान लीजिए n मोल्स हैं, तो ऑक्सीजन के आप लेंगे, इट इज 1 माइनस n मोल्स। अगर हीलियम के n मोल्स हैं, तो जो ऑक्सीजन है उसके 1 माइनस n मोल्स हो जाएंगे। अच्छा, गौर फरमाइएगा, ये जो सूत्र है, ये जो आपका सूत्र है,
वो सारे बच्चे अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा समझदार बनिए, बातों को एक बार में समझने की कोशिश करो। ये आपका एवरेज मोलर मास है, और एवरेज मोलर मास आपने ज्ञात किया, एक बच्चे ने बहुत ही करेक्ट आंसर बताया 13.377 ग्राम पर मोल। तो यहां पर मैं एवरेज मोलर मास ले लूंगा, इट इज 13.377 इज इक्वल टू मिश्रण का द्रव्यमान, मतलब मिश्रण का भार। राइट, अब मिश्रण के अंदर दो कंपोनेंट है, हीलियम और ऑक्सीजन। हीलियम के n मोल हैं, ऑक्सीजन के 1 - n मोल है, बराबर है। तो जो मिश्रण, कोई भी मिक्सचर है, तो कोई भी मिक्सचर है, राइट, तो उसका भार कितना होगा? मिक्सचर का भार अगर हमें ज्ञात करना है तो जितने भी उसके घटक है, जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं, बराबर है, उन कंपोनेंट्स का आप सम करोगे। भाई आप मैंगो जूस बनाते हो, बराबर है, तो मैंगो जूस बनाते हो तो उसके अंदर मैंगो शेक बना रहे हो आप। तो मैंगो शेक अगर आप बनाते हो तो उसके अंदर मैंगो की स्लाइसेस ली जाएगी, उसमें थोड़ी मात्रा में दूध लोगे, थोड़ी मात्रा में आइसक्रीम लोगे, थोड़ी मात्रा में काजू लिया जाएगा, थोड़ी मात्रा में चीनी लोगे, शुगर लोगे, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैंगो शेक बनेगा, इस मैंगो शेक का वजन कितना होगा, मास कितना होगा, उसका भार कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर जितने भी थोड़ा मैंगो लिया, थोड़ा दूध लिया, थोड़ा आइसक्रीम है, थोड़ा चीनी है, थोड़ा बादाम, थोड़ा पिस्ता, बराबर है, तो ये सबको अपन ने सम कर दिया, और सबको सम कर राइट हमारे को भार मिल जाएगा। तो यहां पर जो मेरा मिश्रण है, इस मिश्रण के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, राइट। वो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक तो हीलियम है, दूसरा ऑक्सीजन है। तो मैं हीलियम का भार लूंगा, इट मींस मैं बोलूंगा 4 × n। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है, राइट, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, ये 4 कहां से आ गया? हीलियम का जो परमाणु भार है, वो परमाणु भार 4 होता है। इट मींस मैं बोलूंगा इट इज 4 × n। मोल बराबर दिया हुआ भार बटा अणु भार, ये अथवा परमाणु भार। तो भार तक जाना है, तो भार तक जाना है, इट मींस मैं मोल को अणु भार या परमाणु भार से गुणा करूंगा, राइट। तो ये 4n हो जाएगा, प्लस 32 1 - n बटे में मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। ये देखिए सूत्र के हिसाब से कुल मोलों की संख्या मिश्रण के, राइट, मिश्रण के, चाहे तो यहां पर आप वो समझ गए होंगे आप, कुल मोलों की संख्या। तो अपन ने कुल मोल कितने माने मिश्रण के? कुल मोल मिश्रण के आपने 1 माना है, कुल मोलों को आपने 1 माना है, राइट। इट मींस यहां पर आप 1 लिख देंगे। जल्दी से बच्चों कैलकुलेट करिएगा, n का मान बताइए मुझे, प्लीज टेल मी क्विकली द वैल्यू ऑफ n, स्मॉल n, राइट। इसको अगर आप और शॉर्ट करें, 13.377 इज इक्वल टू, पार्डन 0.47 चेक कर लिया बिल्कुल बराबर से, राइट। x का जो मान है वो 0.47, जो n का मान है वो 0.47, फिर से चेक करिए, फिर से चेक करिएगा, ये गलत है। जो n का मान आना चाहिए मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, जो यहां पर n का मान मिलेगा वो 0.665 आना चाहिए। हाँ, ये 0.665 मिलेगा, राइट। मतलब आप इसको अगर देखेंगे, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, इट इज 4n - 32, मतलब -28n प्लस 32 हो जाएगा। इट मींस मैं बोलूंगा 28n इज इक्वल टू 32 - 13.377, राइट। इट मींस n इज इक्वल टू आ जाएगा 0.665। जो n का मान हमारे को मिलेगा दैट इज 0.665। यही आ रहा है सबका, राइट। तो अब यहां पर n इज इक्वल टू 0.665। अब यहां पर जो n निकाला आपने, इसका मतलब यह हुआ कि जो 1 मोल मिश्रण है, जो आपका 1 मोल मिश्रण है, उस 1 मोल मिश्रण के जो दो कंपोनेंट है हीलियम और ऑक्सीजन,
हीलियम और ऑक्सीजन। तो इन दोनों के इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स आपने ज्ञात कर लिए, इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स आपने ज्ञात कर लिए हैं। हीलियम के मोल आ रहे हैं 0.665 और जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के 1 माइनस 0.665 आप करेंगे, राइट। बट हमें तो हीलियम का भार प्रतिशत जानना है, तो हमें हीलियम का भार प्रतिशत जानना है। इसका मतलब यह हुआ कि मैं बोलूंगा भार प्रतिशत बराबर हीलियम का भार बटा कुल भार गुणित 100 करेंगे आप, इंटू 100। जगह कम है, छोटा छोटा लिखा है मैंने, देखिएगा समझ में आ रहा होगा आपको। यह हीलियम का भार बटा कुल भार, मिश्रण का कुल भार गुणित 100। अब हीलियम के जो मोलों की संख्या आपने ज्ञात करी वो 0.665 है। इसका मतलब मैं बोलूंगा हीलियम का भार दैट इज 0.665 इंटू 4, ये 100 है, इंटू 100 कर दिया अपन ने। और बच्चों गौर कीजिएगा, आपने एक मोल मिश्रण लिया था, और क्योंकि आपने एक मोल मिश्रण लिया है, एक मोल मिश्रण का जो भार आया है वो 13.377 ग्राम पर मोल है। ये जो है ये हमारा एवरेज मोलर मास था। मतलब अगर हमारे पास एक मोल मिश्रण है तो एक मोल मिश्रण का जो वजन होगा वो 13.377 होगा। इट मींस यहां पर मैं लिख लूंगा इट इज 13.377। कुल भार लेना है तो ये कुल भार में आप यहां पर ये लिखेंगे, राइट। अब आप इसको हल कर लीजिएगा और हल करने के पश्चात आपको हीलियम का भार प्रतिशत ज्ञात होगा। हीलियम का भार प्रतिशत आपको ज्ञात होगा। ये तकरीबन ये अप्रोक्सीमेटली 20% आएगा, राइट। यही आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली इट इज कमिंग आउट टू बी 20%। ये आपको 20% प्राप्त होगा, चेक कर लीजिएगा। 19.88 मिलेगा आपको, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20%।